ईरान के साथ पंगा लेकर फंसे नेतन्याहू। ईरानी फौज ने मार गिराया 30 इजरायली पायलट, चौंकाने वाला दावा, दुनिया भर में चर्चा। अगली खबर में आपको बताएंगे हौथियों का जबरदस्त वार, इजरायल को तगड़ा झटका, बेन गुरियन एयरपोर्ट ठप, और सबसे बड़ा कमाल तो ये कि इजरायल का इलाट पोर्ट पूरी तरह बंद, यमन की ताकत से बेबस हुआ तेल अवीव। साथ में आपको बताएंगे इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू की सरकार पर संकट, कट्टरपंथी यहूदी पार्टी शास ने दिया इस्तीफा। इससे एक दिन पहले एक और पार्टी ने छोड़ा था साथ, नेतन्याहू का जेल जाना तय। और इसी के साथ आपको बताएंगे ड्रूज नेता का बड़ा बयान, सीरियाई फौज से लड़ना आसान नहीं, इजरायली समर्थक ड्रूज नेता पर साधा निशाना। वहीं लेबनान के प्रभावशाली ड्रूज नेता बोले, कम अक्ल वाले ड्रूज लोग इजरायल के साथ, इतिहास से सीखो। तो बिना समय गंवाए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों, ईरान और इजरायल के बीच जो 12 दिन की ज़बरदस्त जंग हुई थी, उसमें अब एक ऐसा दावा सामने आया है जो अगर सही निकला तो इजरायल के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं होगा। और इस खुलासे से हर कोई हैरान है। दरअसल ईरान के इराक में पूर्व राजदूत हसन काज़मी कोमी ने एक टीवी इंटरव्यू में कहा है कि उस जंग के दौरान ईरान के जवाबी हमलों में इजरायल के 30 पायलट मारे गए। उन्होंने कहा कि ये कोई छोटी बात नहीं है, बल्कि इजरायली हुकूमत के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका है। कौमी के मुताबिक इस हमले की तमाम डिटेल्स इजरायल की तरफ से अब तक छुपाई गई है। हालांकि दोस्तों, हम इस दावे की पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन अगर वाकई ईरान की यह बात सच निकली तो ये इजरायल के सैन्य ढांचे पर सीधा और बहुत बड़ा वार माना जाएगा। इतने पायलटों की मौत किसी भी देश की वायुसेना के लिए एक बड़ा नुकसान होता है, और वो भी एक साथ। कौमी ने यह भी कहा कि इजरायल और उसके साथियों का असली मकसद था ईरान की सत्ता पलटना और अमेरिका को दोबारा ईरान में घुसाना, लेकिन उनके ये इरादे बुरी तरह से नाकाम हो गए। ईरान की फौज और IRGC ने मिलकर ऐसी रणनीति अपनाई कि दुश्मनों की सारी साजिशें धरी की धरी रह गई। अब बात करते हैं यमन की। दोस्तों, यमन के हौथियों ने जो किया है वो भी काफ़ी हैरान करने वाली है। दरअसल यमन से हौथी ने एक बार फिर इजरायल पर बड़ा हमला किया है। बुधवार को इजरायली मीडिया ने बताया कि बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हवाई गतिविधियां रोक दी गई क्योंकि यमन से एक मिसाइल दागी गई थी। इजरायली सेना ने कहा कि उनकी डिफेंस सिस्टम ने मिसाइल से निपट लिया है, लेकिन डेड सी इलाके में सायरन बजने लगे और एयरपोर्ट पर टेक ऑफ और लैंडिंग रोक दी गई। हौथी ग्रुप के मिलिट्री स्पोक पर्सन यहिया सरी ने बताया कि उनकी फोर्स ने 3 अलग अलग जगहों पर ड्रोन और मिसाइल से हमला किया। लेकिन दोस्तों, यमन के हमले से जो इजरायल का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कुछ देर के लिए बंद हुआ था, वो तो टेम्परेरी था, लेकिन हौथियों ने जो असली धमाका किया है वो तो कुछ और ही है। दरअसल इजरायल के इलात बंदरगाह को रविवार से बंद किया जा रहा है। इसकी वजह है भारी कर्ज और आमदनी में गिरावट। इजरायल की मीडिया ने बताया कि हौथियों द्वारा रेड सी यानी लाल सागर में किए गए हमलों की वजह से वहां से गुजरने वाले जहाज़ों की संख्या बहुत कम हो गई है। इसका सीधा असर इलात पोर्ट की कमाई पर पड़ा और अब हालात इतने ख़राब हो गए हैं कि बंदरगाह ने 10 मिलियन शेकेल यानी लगभग 30 लाख डॉलर की बकाया टैक्स नहीं चुकाया। इसलिए अब इलात की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने पोर्ट के सारे बैंक अकाउंट सीज कर दिए हैं और रविवार से वहां का काम बंद हो जाएगा। आपको बता दें कि इलात पोर्ट इजरायल की इकोनॉमी में एक अहम रोल निभाता था। वहां से सबसे ज़्यादा गाड़ियां आयात की जाती थी और यहां से खनिज और खाद्य भी एक्सपोर्ट होता था। लेकिन रेड सी में हौथियों के हमलों की वजह से अब जहाज़ वहां रुकने से डरते हैं। हौथियों ने पहले ही कहा था कि उन्होंने बेन गुरियन एयरपोर्ट पर हवाई प्रतिबंध और इलात व हाइफा पोर्ट पर समुद्री प्रतिबंध लागू कर रखा है। दोस्तों, जब से 7 अक्टूबर से गाजा पर इजरायल की जंग शुरू हुई है, तब से हौथियों ने दर्जनों मिसाइल हमले किए हैं और कई इजरायली पोर्ट व जहाज़ों को निशाना बनाया है। यानी एक तरह से यहाँ पर यमन के हौथियों को इजरायल पर एक बड़ी जीत मिली है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, इजरायल की सियासत में एक बार फिर जोरदार हलचल हो रही है। अभी एक दिन पहले यूनाइटेड टोरा जुडाइज्म पार्टी ने नेतन्याहू का साथ छोड़ दिया था, यानी उनके गठबंधन से अलग हो गया। इस बीच अब एक और पार्टी ने उनका साथ छोड़ दिया है। इजरायली मीडिया के मुताबिक बुधवार की शाम दक्षिणपंथी धार्मिक पार्टी शास ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है। हालांकि उन्होंने फिलहाल सत्ताधारी गठबंधन से बाहर आने की बात नहीं कही है। मतलब फिलहाल नेतन्याहू की सरकार गिरी नहीं है।
ये फैसला लिया गया है धार्मिक यहूदियों यानी हरीदिम की सेना में भर्ती को लेकर चल रहे विवाद के चलते। इजराइल की अखबार येदिओत अहरोनोत के मुताबिक शास पार्टी के सबसे बड़े धार्मिक नेताओं यानी टोरा परिषद ने एकमत से तय किया कि उनके सभी मंत्री सरकार से इस्तीफा देंगे। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि वो गठबंधन को तोड़ नहीं रहे, यानी वो अभी भी नेतन्याहू की सरकार को बाहर से समर्थन देंगे। खबर के मुताबिक नेतन्याहू के दफ्तर ने आखिरी वक्त तक शास पर दबाव बनाया कि वो इस्तीफा ना दे और उन्हें थोड़ा वक्त दें ताकि वो हरीदिम यानी धार्मिक यहूदियों को सेना की सेवा से छूट दिलाने का कोई हल निकाल सके। दोस्तों, अगर शास पार्टी जिसके पास 11 सांसद हैं गठबंधन से पूरी तरह बाहर निकल जाती है तो नेतन्याहू की सरकार संसद में बहुमत खो देगी। वहां कुल 120 सीटें हैं और बहुमत के लिए कम से कम 61 सीटों की जरूरत होती है और सिर्फ इतना ही सीट उनके पास है। मतलब बेहद कमजोर सरकार जो कभी भी गिर सकती है। और अगर सरकार गिर गई तो ये समझो कि नेतन्याहू सीधा जेल में होंगे। शास पार्टी के धार्मिक मामलों के मंत्री मिखाइल मालकिली ने कहा कि यह फैसला टोरा पढ़ने वालों पर हो रहे अन्याय के खिलाफ लिया गया है। उनका कहना है कि अब सरकार में बने रहना संभव नहीं है, लेकिन उन्होंने ये भी साफ किया कि पार्टी विपक्षी पार्टियों यानी लेफ्ट वालों के साथ नहीं जाएगी। इससे पहले एक और धार्मिक पार्टी यूनाइटेड टोरा जुडाइज्म भी नेतन्याहू की सरकार छोड़ने का ऐलान कर चुकी है, जिसके पास इजरायली संसद में 7 सीटें हैं। तो अब नेतन्याहू की सरकार पर बड़ा संकट खड़ा हो गया है। अगर ये धार्मिक पार्टियां पूरी तरह से साथ छोड़ देती है तो इजराइल में एक बार फिर सरकार गिरने का खतरा पैदा हो सकता है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, सीरिया के स्वेदा शहर में कई दिनों से जारी हिंसा के बाद अब सरकार और ड्रूज नेताओं के बीच एक समझौता हुआ है। ड्रूज समुदाय के वरिष्ठ नेता शेख यूसुफ जरबो ने बताया कि शहर के अधिकतर लोग इस समझौते का समर्थन करते हैं ताकि अमन शांति दोबारा लौट सके। इसके तहत शहर में सुरक्षा चौकियां लगाई जाएंगी और स्वेदा को सीरियाई राज्य के तहत पूरी तरह शामिल किया जाएगा। शेख जरबू का मानना है कि अगर यह समझौता लोगों से जनमत संग्रह के जरिए करवाया जाए तो अधिकतर लोग इसका समर्थन करेंगे। हालांकि एक और प्रमुख ड्रूज नेता हिकमत अल हजरी ने इस समझौते को ठुकरा दिया है और कहा है कि वो सरकारी सेना के खिलाफ लड़ाई जारी रखेंगे। लेकिन शेख जरबू ने साफ कहा कि हिकमत अल हजरी को सीमित समर्थन हासिल है और उनका समूह सेना से टक्कर लेने की हालत में नहीं है। उन्होंने आगाह किया कि अगर हिंसा ऐसी ही चलती रही तो लोग घरों से बाहर नहीं निकल पाएंगे और भूखमरी जैसी हालत बन जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने इजराइल द्वारा सीरिया में किए गए हालिया हमलों की निंदा भी की। इस बीच लेबनान के ड्रूज नेता वलीद जुबलात ने कहा कि इजराइल स्वेदा में ड्रूज समुदाय की हिफाजत नहीं कर रहा बल्कि कुछ कमजोर सोच वालों को इस्तेमाल कर रहा है। उन्होंने चेताया कि पहले भी इजराइल ने लेबनान में ऐसा किया था जिसका अंजाम विनाशकारी गृह युद्ध रहा। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। ऐसी ही मध्य पूर्व और दुनिया भर की खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।